नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, वो है वाक्य। तो पहले हम ध्वनि और शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्णों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। तो जो वाक्य है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और बात करें इसकी परिभाषा की तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। देखिए, जो व्यवस्थित शब्द है, व्यवस्थित समूह, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परिभाषा में। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। या आप कह सकते हैं शब्दों या पदों का ऐसा समूह जो क्या करे, एक सार्थक अर्थ दे, वही हमारा वाक्य कहलाता है। अगर हम कहें कि शब्दों का समूह, तो वो क्या है, वो सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलती हूँ, बच्चे हैं खेलते में मैदान। तो ये क्या है तो शब्दों का समूह, लेकिन क्या ये वाक्य है? नहीं, ये कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए इस परिभाषा में जो महत्वपूर्ण है वो है जो शब्द हैं उनका व्यवस्थित समूह। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वाक्य है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो ये क्या है, ये शब्दों का एक व्यवस्थित समूह है और इस वाक्य में शब्द क्या है, एक व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं और इनका एक अर्थ भी निकल रहा है कि जो बच्चे हैं वो मैदान में खेल रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य, इस तरह के जो व्यवस्थित शब्दों का समूह होता है वो कहलाता है हमारा वाक्य। आगे हम बात करेंगे वाक्य के अंग की। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। तो जो उद्देश्य होता है वो होता है जो वाक्य में काम करता है। काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो जो वाक्य में कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। और जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं और वही क्रिया हमारी विधेय कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ वाक्य हैं, जैसे शेर दहाड़ता है। कौन दहाड़ रहा है? कर्ता कौन है? शेर है। तो ये हमारा उद्देश्य हुआ। अब शेर क्या काम कर रहा है? दहाड़ने का काम कर रहा है। तो दहाड़ता है क्या है हमारा विधेय। उसी तरह राम जाता है। जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या है? करता है। और काम क्या कर रहा है? जाने का। तो जाता क्या है? हमारा विधेय है। अब ये जो हमारे उद्देश्य और विधेय होते हैं, इनका भी क्या है? विस्तार होता है। जैसे उद्देश्य का विस्तार, अब इसको समझ लेते हैं कि उद्देश्य का विस्तार किसे कहते हैं। कर्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब किसी वाक्य में कर्ता के लिए कोई शब्द प्रयोग होते हैं तो वो कहलाते हैं उद्देश्य का विस्तार। अब ऊपर वाले वाक्य में क्या था? राम जाता है। तो यहाँ पे राम करता है, लेकिन उसके लिए क्या है? अन्य शब्द प्रयोग नहीं हुए। तो यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार नहीं हुआ है। और विधेय क्या होता है? विधेय होता है क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब उद्देश्य में हमें पता है, उद्देश्य होता है कर्ता, विधेय होता है क्रिया। तो इनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही कहलाते हैं उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। इसको समझ लेते हैं एक उदाहरण से। जैसे हमारे पास यहाँ पे वाक्य है, सुंदर भारत का सपना देखने वाले साधु व नेता जेल में पड़े हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? इस वाक्य में कर्ता ढूंढना है। तो कर्ता क्या है? सुंदर भारत का सपना देखने वाले। कौन देख रहे हैं? साधु व नेता। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कर्ता है। और हमें पता है हम कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और अब सुंदर भारत का सपना देखने वाले साधु व नेता जेल में पड़े हैं। पड़े क्या है? हमारा विधेय है। तो अब हमें पता लग गया इस वाक्य में कि इस वाक्य में जो हमारा साधु व नेता है वो हमारा कर्ता है, मतलब वो हमारा उद्देश्य है। और इन दोनों के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो क्या है? सुंदर भारत का सपना देखने वाले।
तो ये हुआ उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि ये शब्द प्रयोग हुए हैं साधु व नेता के लिए। जेल में पड़े हैं, तो अब पड़े क्या है, विधेय है, और विधेय के विस्तार में जेल में शब्द प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ हमारा विधेय का विस्तार। आप ऐसे भी इनको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास उद्देश्य है साधु व नेता, और विधेय है पड़े हैं। तो साधु व नेता के विस्तार में कहा गया है सुंदर भारत का सपना देखने वाले। तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। जेल में पड़े हैं, तो जेल में है विधेय का विस्तार। तो इस तरह से हम जानेंगे कि उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार हमने वाक्य में कैसे ज्ञात करना है। इसके आगे अब हम देख लेते हैं वाक्य के तत्व या घटक, या जिन्हें हम अवयव भी कहते हैं। तो जो वाक्य के तत्व हैं वो 6 प्रकार के हैं। मतलब क्या है इनका, कि वाक्य में क्या है, इन 6 तत्वों की वजह से अशुद्धि पाई जा सकती है। अशुद्धि संज्ञा सर्वनाम उनकी वजह से भी होती है, लेकिन ये 6 तत्व भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, वाक्य अशुद्ध होता है। जैसे पहला है योग्यता। अब उदाहरण के लिए आपके पास वाक्य है, अग्नि से पौधे सिंचे जाते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, योग्यता की कमी है, और योग्यता की कमी होने के कारण ये वाक्य अशुद्ध है। कैसे, क्या आप लोग सोचिए, क्या हम आग के द्वारा पौधों को सींचते हैं? नहीं। पौधों को सींचते किस चीज से हैं हम? पानी से। तो पौधों को सींचने का काम होता है पानी से। ये पानी की योग्यता है कि वो पौधों को सींच सकता है। लेकिन इस वाक्य में कहा गया है कि अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में क्या हुआ, योग्यता के आधार पर अशुद्धि पाई गई। अब दूसरा वाक्य है हमारे पास क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता भी देख लेते हैं। रावण ने राम को मारा। अब ये वाक्य क्या है, इसमें क्रमबद्धता को लेकर अशुद्धि है, क्योंकि रावण ने राम को नहीं मारा था, राम ने रावण को मारा था। तो जब शब्दों की क्रमबद्धता, मतलब शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, तो उससे भी क्या है, वाक्य में अशुद्धि पाई जाती है। तो इस आधार पर भी क्या है, वाक्य अशुद्ध होता है। तीसरा है स्पष्टता। अब जैसे खाता है, क्या खाता है, कुछ भी इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन है, क्या खाता है, हमें नहीं पता लग रहा। तो स्पष्टता के आधार पर क्या है, वाक्य में अशुद्धि होती है। आगे है हमारे पास आकांक्षा। अब जैसे वाक्य है, राजा दशरथ के 4 थे। तो क्या है, जो आकांक्षा है वो क्या है, खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा कि राजा दशरथ के 4 क्या थे, हाथी थे, घोड़े थे, क्या थे। तो इस तरह से भी वाक्य क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि हमें आकांक्षा का पता ही नहीं लग रहा। फिर आगे है हमारे पास वाक्य सनिधि। सनिधि में क्या है, जैसे वाक्य लिखा है, राम ने रावण को मारा। तो अब इनमें क्या है, ये देख, इन शब्दों के बीच में जो है गैप है, दूरी है। अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे, राम ने रावण को मारा, क्योंकि इनमें जो स्पेस है वो ज़्यादा है। तो इस आधार पर भी वाक्य अशुद्ध होता है। फिर आगे है हमारे पास अन्वय। अब अन्वय क्या है, जाता है स्कूल वह। अब इसमें क्या हो रहा है, जो शब्दों का, जो हमने वाक्य की परिभाषा में कहा था कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अपेक्षित अर्थ हो वो वाक्य कहलाता है। अब जाता है स्कूल वह, ये देखिए ना, ये व्यवस्थित समूह है शब्दों का, और ना ही इसका कोई एक अर्थ निकल रहा है। तो इस आधार पर भी क्या है, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। तो देखिए, हमने जाना कि वाक्य के होते हैं 6 अंग या तत्व, सॉरी तत्व 6 होते हैं। पहला है योग्यता। योग्यता के आधार पर वाक्य में अशुद्धि होती है। क्रमबद्धता, अगर वाक्य का क्रम सही नहीं होगा तो भी अशुद्धि होगी। स्पष्ट नहीं होगा वाक्य, या उसमें जो आकांक्षा है वो हमें नहीं, आकांक्षा के आधार पर गलत हो सकता है। सनिधि मतलब
ज़्यादा गैप हो जाता है, अन्वय या शब्द आगे पीछे मतलब व्यवस्थित समूह में नहीं लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, तो इन सब आधारों पर क्या होता है, हमारा वाक्य जो है वो अशुद्ध होता है। तो ये 6 तत्व हैं। इनके साथ-साथ और भी जैसे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इन सब के आधार पर भी वाक्य में अशुद्धि पाई जाती है। लेकिन ये 6 तत्व हैं जिनके आधार पर भी वाक्य अशुद्ध होता है। इसके आगे हैं हमारे पास वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के होते हैं 2 भेद। कई जगह पर आप देखेंगे कि आपको मिलेंगे वाक्य के 3 भेद। लेकिन वाक्य के जो भेद हैं वो 2 होते हैं। कौन-कौन से? रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो 3 हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो 8 हैं। और जो तीसरा आपको कई बुकों में देखने को मिलेगा वो होगा प्रधानता की दृष्टि से। जो जिसमें हमारे वाच्य आते हैं, लेकिन वो वाक्य का प्रकार नहीं है। वाक्य 2 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले रचना या बनावट के आधार पर। तो आपको याद होना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन-कौन से हैं? सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त या जटिल वाक्य। अब इनको हम एक-एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य क्या होता है? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे वह स्कूल जाता है। तो इस वाक्य में वह क्या है? उद्देश्य है और जाता है हमारा विधेय है। क्योंकि वह करता है और जाता है क्या है? हमारी क्रिया है। तो इस आधार पर इस वाक्य में क्या है? एक उद्देश्य हुआ और एक विधेय हुआ। अब जैसे एक और वाक्य है, तो इसी की पहचान है सरल वाक्य की। एक तो हो गया, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। दूसरा है अनेक उद्देश्य, एक विधेय। कैसे? माता-पिता पार्क में बैठे हैं। तो उद्देश्य कितने हो गए इसमें? 2 हो गए। हमने बात की अनेक उद्देश्य, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो माता-पिता हो गए हमारे पास 2 उद्देश्य और पार्क में बैठे हैं। तो बैठना क्या है? हमारा विधेय है, क्रिया है। तो इस वाक्य में 2 उद्देश्य और 1 विधेय है। फिर तीसरा है अनेक उद्देश्य अनेक विधेय। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही उद्देश्य हो या एक ही विधेय हो। अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय भी हो सकते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता परस्पर पढ़ते, लिखते, खाते, पीते, नाचते, गाते हैं। तो इस वाक्य में हमारे पास जो उद्देश्य हैं वो कितने हैं? राम, श्याम, मोहन, गीता। तो हमारे पास उद्देश्य हुए 4 और विधेय कितने हैं? अब ये जो पढ़ते लिखते हैं ये 2 क्रियाएँ नहीं हैं, ये एक ही होगी। खाते-पीते, नाचते-गाते। तो ये क्या है? हमारे पास इस वाक्य में 3 क्रियाएँ हुई और 4 उद्देश्य हुए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हम किस उधेय और विधेय की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए सरल वाक्य की क्या पहचान हुई। इसमें या तो वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, नहीं तो अनेक उद्देश्य एक विधेय, नहीं तो अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय होंगे। तो जब वाक्य में इस तरह की परिस्थिति होगी तो वो होगा आपका सरल वाक्य। अब दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य। 2 उपवाक्य भी हो सकते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मिश्रित में हमें पता लग रहा है कि मिश्रण होगा किस चीज़ का? एक सरल वाक्य का और एक आश्रित वाक्य का, या 2 उपवाक्य होंगे जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे। पहचान देखिए कि, तो, इसलिए, जो, जिसने, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जैसे, वैसे, जितना, उतना, जितनी, उतनी, क्योंकि। अब ये है पहचान हमारे मिश्रित वाक्य की। जिनके बीच में ये शब्द आएंगे वो हमारे कहलाएंगे मिश्र वाक्य। अब उदाहरण भी देख लेते हैं। अभय ने देखा कि गाड़ी छूटने वाली है।
अब इसमें सरल वाक्य क्या है? गाड़ी छूटने वाली है। और उपवाक्य या आश्रित वाक्य क्या है? अभय ने देखा। अब देखिए इतना ही कहें कि अभय ने देखा, तो भाव अधूरा रह रहा है कि उसने क्या देखा होगा। तो ये क्या है? ये उपवाक्य है, ये आश्रित वाक्य है। किसके ऊपर? दूसरे सरल वाक्य पर। जब हम दूसरा सरल वाक्य इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या है? भाव पूरा होता है। तो अभय ने देखा कि गाड़ी छूटने वाली है, तो इस वाक्य का भाव इसके ऊपर है, मतलब ये वाक्य पूरा करता है इस वाक्य को। तो ये हुआ हमारा सरल वाक्य और ये हुआ आश्रित वाक्य। फिर तीसरा है हमारे पास संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य में क्या है? वाक्य में दोनों क्रिया स्वतंत्र रहती है। अब पहले मैंने क्या कहा कि दो सरल वाक्य होंगे और जुड़े कैसे होंगे एक दूसरे से? समुच्चय बोधक शब्द अव्यय से। अब जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं इनको हम हमारी पहले की वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब हमने अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने समुच्चय बोधक शब्द पढ़े थे या अव्यय पढ़े थे, तो वही समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ेंगे दो सरल वाक्यों को। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? कुछ एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। और, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, वर्ण, यद्यपि, तथापि, ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब आप कहेंगे कि इनमें से कुछ तो यहाँ पे भी ऊपर भी हमें मिश्र वाक्य में जो हमने पहचान देखी यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं और ये संयुक्त वाक्य में भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सरल वाक्य मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? तो देखिए, जो हमारा मिश्रित वाक्य है उसमें एक सरल वाक्य होगा और एक उपवाक्य या आश्रित वाक्य होगा, लेकिन जो संयुक्त वाक्य है उसमें दो सरल वाक्य होंगे। जैसे बालक शोर मचा रहा था इसलिए वह पकड़ा गया। अब दो वाक्य हैं, देखिए, बालक शोर मचा रहा था, वह पकड़ा गया, तो दो सरल वाक्य हैं जो जुड़े हैं इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से। उसी तरह एक और वाक्य है, राजू धनी होकर भी सुखी नहीं है। अच्छा, ये इसका वाक्य नहीं है, ये क्या है? यहाँ से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। जैसे राजू धनी होकर भी सुखी नहीं है, आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित। तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये है हमारा सरल वाक्य। कैसा वाक्य है? ये है सरल वाक्य। राजू धनी होकर भी सुखी नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ही वाक्य है और ना इसमें कोई आश्रित वाक्य है, ना कोई दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। अब इसका आपको बनाना है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य हमें पता है दो सरल वाक्य होंगे जो जुड़े हुए होंगे समुच्चय बोधक अव्यय से। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? इसका संयुक्त वाक्य बनाने के लिए क्या कैसे बनेगा इसका संयुक्त वाक्य? राजू धनी होकर भी सुखी नहीं है, तो ये होगा राजू धनी है। ये हो गया हमारा एक सरल वाक्य। अब इसमें समुच्चय बोधक शब्द है परंतु। राजू धनी है परंतु वह सुखी नहीं है। तो ये बना हमारे पास इसका संयुक्त वाक्य। और ये क्या था हमारे पास? ये था सरल।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। राजू धनी होकर भी सुखी नहीं है, ये है सरल वाक्य। और जब हमने इसका संयुक्त वाक्य बनाया तो वह बना राजू धनी नहीं, राजू धनी है और समुचय बोधक शब्द लगा, परंतु वह सुखी नहीं है। और ये हुए हमारे दो सरल वाक्य जो जुड़े हैं समुचय बोधक अव्यय से, और यही संयुक्त वाक्य की पहचान है जो हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ी। अब आगे एक और वाक्य है, जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे ही वर्षा होने लगी। अब आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए इसमें क्या है, जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे ही वर्षा होने लगी। अब आपको क्या पता लग रहा है इस वाक्य में क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। इसमें दो उपवाक्य हैं और दो उपवाक्य जब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं तो वो कहलाता है हमारा मिश्र वाक्य। क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। अब इस मिश्रित वाक्य का आपने बनाना है सरल वाक्य। तो बनाइए, इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा? इसका सरल वाक्य बनेगा, मेरे घर पहुंचते ही वर्षा होने लगी। तो ये क्या हुआ इसका? ये बना इसका सरल वाक्य। जो वाक्य हमारे पास दिया गया था वो था मिश्रित वाक्य और इसका सरल वाक्य बना, मेरे घर पहुंचते ही वर्षा होने लगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रचना की दृष्टि पर क्या है। रचना की दृष्टि पर है वाक्य के तीन भेद जो हैं सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त या जटिल वाक्य। इसमें सबसे पहले हमने किया सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की पहचान है एक उद्देश्य या एक विधेय, अनेक उद्देश्य एक विधेय या अनेक उद्देश्य अनेक विधेय। दूसरा हमने किया मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में हमने पढ़ा कि एक सरल वाक्य होगा तथा एक आश्रित वाक्य होगा, नहीं तो दो उपवाक्य होंगे जो एक दूसरे पर आश्रित होंगे। हमने उदाहरण भी किया, अभय ने देखा कि गाड़ी छूटने वाली है। तो अभय ने देखा आश्रित वाक्य और गाड़ी छूटने वाली है वो हुआ हमारा सरल वाक्य। फिर तीसरा हमने किया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने देखा कि दो सरल वाक्य जो है समुचय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होंगे और ये हमने कुछ समुचय बोधक अव्यय देखे। फिर हमने वाक्य की देखा उदाहरण, बालक शोर मचा रहा था, ये हुआ एक सरल वाक्य। वह पकड़ा गया, ये दूसरा सरल वाक्य और जुड़ा है इसलिए समुचय बोधक शब्द से, तो ये हुआ हमारा संयुक्त वाक्य। फिर हमने दो वाक्य किए जिनका हमने सरल संयुक्त और सरल वाक्य बनाया। अब आगे हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर है वाक्य के 8 भेद। पहला है विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य। अब नाम से पता लग रहा है सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव होगा। जैसे वाक्य में क्रिया का होना या करना पाया जाए। अब जब वाक्य में किसी भी क्रिया का करना या होना पाया जाएगा वो कहलाएगा हमारा विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या आएगा, जो सनातन सत्य है वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है हमारा विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य में आता है। अब इसके उदाहरण हैं, काव्या पढ़ती है, सूर्य गर्मी देता है। तो काव्या पढ़ती है, इसमें क्या है, क्रिया हो रही है, वाक्य में क्रिया का होना पाया जा रहा है। काव्या कोई लड़की है जो क्या क्रिया कर रही है, वो पढ़ने का काम कर रही है और सूर्य गर्मी देता है। तो ये सनातन सत्य है क्योंकि सूर्य जो है वो क्या है, गर्मी देता है, ठंड तो देता नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सनातन सत्य हुआ। और पहले वाक्य में क्या है, क्रिया का होना पाया जा रहा है। तो ये दोनों वाक्य हैं हमारे सकारात्मक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। दूसरा है हमारे पास निषेधवाचक या जिसको हम
नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि वाक्य में कार्य का होना या करना नहीं पाया जाए। सकारात्मक वाक्य में कार्य का करना पाया जाता था, अब नकारात्मक वाक्य में क्रिया का करना नहीं पाया जाएगा, मतलब नहीं शब्द होगा। जैसे करण विद्यालय नहीं जाएगा। अब नहीं लग गया तो वाक्य नकारात्मक हो गया या निषेधवाचक हो गया। तो ये जो नहीं है या जिस वाक्य में हमें कार्य के न होने का भाव दिखे, वो हमारा निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, मेरी माता जी का स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, ये भी निषेधवाचक वाक्य है। जैसे एक और है, वह आज क्या करेगा, वह आज तुम्हारे घर नहीं जाएगा। अब देखिए इस वाक्य में भी क्या है, नहीं लग गया तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। अब तीसरा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये तो हम सभी को पता है कि जिस वाक्य में क्या होगा, प्रश्न किया जाएगा, वो हमारा कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके उदाहरण हैं, तुम्हारे घर कौन आया था। तो क्या है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। या तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम किस विषय के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये सारे क्या हैं, जब आपसे कोई प्रश्न करता है या आपको बोध होता है कि प्रश्न किया जा रहा है, तो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब आगे है चौथा, जो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है, उसमें फोर्थ है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब जो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है उसमें क्या होता है, यदि वाक्य में शोक, क्रोध, हर्ष, घृणा का भाव व्यक्त किया जाए तो वो कहलाएंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। अब शोक में जैसे अरे तुम आ गए, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। वाह कितना सुंदर बच्चा है, तो ये क्या है, ये भी हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है। मतलब जिन वाक्यों में जैसे ओह ये क्या हो गया, तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। या वाह क्या बात, ऐसे बोल सकते हैं क्या बात है, ऐसा दृश्य मैंने पहले नहीं देखा। तो ये भी क्या है, हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है। और ये पहचान है विस्मयादि बोधक वाक्य की, ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक, जो हमने विराम चिन्हों में पढ़ा था। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य का जो पांचवा प्रकार है वो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, यदि आज्ञा व अनुमति का बोध हो। जैसे आप यहाँ से चले जाइए, तो क्या है इसमें, अनुमति तो नहीं ले रहे, आज्ञा का बोध हो रहा है कि आप यहाँ से क्या कीजिए, चले जाइए। अब दूसरा है, अब आप खा सकते हैं, तो इसमें अनुमति दी जा रही है कि अब आप खा सकते हैं। तो जैसे एक और वाक्य ले लेते हैं, मोहन दरवाजा बंद कर दो, तो ये क्या है, आज्ञा दी जा रही है। क्या वाक्य है, जैसे वाक्य है मोहन दरवाजा बंद कर दो। तो इसमें क्या है, मोहन दरवाजा बंद कर दो, अनुमति तो नहीं ले रहा मोहन, उसको आज्ञा दी जा रही है कि दरवाजा बंद कर दो। या अब आप अपनी बात कह सकते हैं, तो अनुमति दी जा रही है कि अब आप अपनी बात कह सकते हैं। तो जहाँ पे आज्ञा या अनुमति का बोध हो वो कहलाएंगे आज्ञावाचक वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का जो छठा प्रकार है वो है इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, श्राप आदि की अभिव्यक्ति हो। अब जो वक्ता होगा, अगर उसकी इच्छा की बात हो, आशा, शुभकामना, श्राप,
इन चीज़ों की अभिव्यक्ति हो रही होगी तो वो कहलाएगा इच्छावाचक वाक्य। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या है? अब जो वक्ता है ये इसकी इच्छा भी हो सकती है कि या शुभकामना है किसी को कि आपकी यात्रा क्या है वो मंगलमय हो। दूसरा वाक्य है, मैं एक कप कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। अब मैं एक कप कॉफ़ी पीना चाहती हूँ या आप कुछ कोई बता रहे हैं कि आपकी इच्छा है, आप ऐसा खाना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो आप जो वक्ता है आपकी इच्छा होगी। और इच्छा का हमें अब इच्छा की अभिव्यक्ति हो रही है तो वाक्य हुआ इच्छावाचक वाक्य। अ, आगे है सातवां संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो। अब जहाँ संदेह होगा वही कहलाएगा संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण के लिए, अब आप अब तक वह सो गया होगा। तो क्या है, हमें पक्का पता नहीं है कि वो सो गया है या नहीं सोया है। आप इसके आगे शायद लगा के देखिए, शायद अब तक वह सो गया होगा। तो क्या है, पूरा पता नहीं है कि सोया है नहीं सोया है, अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह है इस वाक्य में उसके सोने को लेकर। तो ये संदेहवाचक वाक्य हुआ। आप शायद शब्द लगा के भी चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा वाक्य है, शायद मुझे कल शिमला जाना हो। अब कंफर्म नहीं है कि जाना है या नहीं जाना है, तो क्या है, संदेह है कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पे कार्य के होने में संदेह हो। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य का जो आठवां प्रकार है वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, यदि वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है। मतलब एक क्रिया है, उसका होना ना होना उस पर ना निर्भर करके किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वो संकेतवाचक वाक्य है। जैसे, यदि वर्षा होती तो फसल होती। अब देखिए, जो पहली क्रिया है कि वर्षा होती, तो क्या है, वो डिपेंड कर रही है दूसरी क्रिया पर, कौन सी, तो फसल होती। तो वर्षा के होने पर ही क्या है, फसल होगी। तो ये है हमारा संकेतवाचक, वर्षा की तरफ संकेत किया गया है कि वर्षा हो जाती तो फसल भी होती। दूसरा वाक्य है, यदि बच्चों ने मेहनत की होगी तो अवश्य ही सफल हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक क्रिया का होना ना होना निर्भर कर रहा है दूसरी क्रिया के होने ना होने पर। मतलब एक क्रिया संकेत कर रही है दूसरी क्रिया पर। कैसे, अगर पहली क्रिया में कहा गया है कि बच्चे हैं, अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी तो क्या है, तभी उनको सफलता मिलेगी। तो एक क्रिया क्या है, निर्भर कर रही है दूसरी क्रिया पर। तो एक बार देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार हैं उनको फिर से। पहला है विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमने देखा कि वाक्य में क्रिया का होना या सनातन सत्य हो, वो है सकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य में नहीं, मतलब कार्य का न होना पाया जाए वो कहलाएगा निषेधवाचक या नकारात्मक वाच्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए। विस्मयादिबोधक वाक्य, जहाँ पे वाक्य में क्या है, शोक क्रोध हर्ष घृणा इन चीज़ों का बोध हो और जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो लगा हो, तो वो होंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या है, वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, वो कहलाएगा आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में वक्ता अपनी इच्छा आशा शुभकामना या श्राप इनकी अभिव्यक्ति करता है। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, कार्य के होने में संदेह होता है कि कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आठवां है संकेतवाचक वाक्य, मतलब एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया संकेत करती है दूसरी क्रिया की तरफ। तो ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। तो आज हमने पढ़ा वाक्य के बारे में। फिर हमने देखा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
उसके बाद हमने वाक्य के 6 तत्व के बारे में पढ़ा। फिर हमने वाक्य के भेद जो 2 होते हैं, रचना के आधार पर 3 सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ा। फिर हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार पढ़े। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।